डीडी न्यूज पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की और साथ ही साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से बड़ा है बीजेपी का आधार। अल्पसंख्यकों में बीजेपी के खिलाफ फेक नैरेटिव हो रहा है बेअसर। इस खबर पर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा करेंगे अमित शाह के यूपी दौरे की, किस तरह से कौशांबी और आजमगढ़ का जो दौरा है उसके विशेष मायने हैं। इसके साथ ही साथ होंगे कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले क्या है इस वक्त की हेडलाइंस, डालते हैं नजर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति पर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से बढ़ा बीजेपी का आधार। अनिल एंटनी ने कहा बीजेपी में परिवार हित से बड़ा देश हित। अल्पसंख्यकों के बीच बीजेपी के खिलाफ फेक नैरेटिव हो रहा है बेअसर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर। कौशांबी महोत्सव 2023 का किया शुभारंभ। विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना, कहा देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं, परिवार की तानाशाही खतरे में। और आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किरण कुमार रेड्डी हुए भाजपा में शामिल। रेड्डी ने कहा कांग्रेस न तो विश्लेषण कर रही है और न ही गलतियों में सुधार। तो सबसे पहले बीजेपी के मिशन यूपी की बात कर लेते हैं। आज उत्तर प्रदेश में अमित शाह का दौरा है और यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि वो जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में अमित शाह ने कौशांबी महोत्सव 2023 का शुभारंभ और ग्राम सभा फसैया में लगभग 650 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इसके साथ ही अमित शाह आजमगढ़ में 4,567 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन कार्यक्रमों में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रचार की शुरुआत भी अमित शाह ने यूपी से की थी और आज भी इसकी शुरुआत यूपी में ही की गई है। कौशांबी में कार्यक्रम हो गया है, आजमगढ़ में होना है। यूपी की सियासत में कौशांबी और आजमगढ़ का विशेष स्थान है। कौशांबी को सूबे की दलित राजनीति का केंद्र माना जाता है, तो आजमगढ़ को सपा का गढ़ समझा जाता था। लेकिन बीते लोकसभा उपचुनावों में बीजेपी ने सपा के इस गढ़ में जीत हासिल की थी। निरहुआ ने चुनाव जीता था। यूपी में परंपरागत रूप से बसपा के साथ जुड़ा दलितों का वोट बैंक 2014 के बाद से बीजेपी की ओर खिसक गया। कौशांबी में 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को आशातीत सफलता हासिल नहीं हुई थी। कौशांबी जिले की बात हो रही है। ऐसे में अमित शाह की रणनीति दलितों के वोट बैंक को एकजुट बनाए रखने की होगी। जो वोट बैंक बीजेपी के साथ है वो इंटैक्ट रहे, यह रणनीति होगी अमित शाह और बीजेपी की। सूबे की सियासी पिच पर बसपा के कमजोर होने के बाद सपा ने भी अपने परंपरागत विपक्षी रहे दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश तेज की है। हमेशा काशीराम का सियासी विरोध करने वाली सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने पिछले दिनों काशीराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी मंशा उजागर की है। इस पर बसपा के नेताओं ने उन्हें गेस्ट हाउस कांड और दलित विरोध की राजनीति की याद दिलाई थी और कहा था कि उन्हें गेस्ट हाउस कांड याद रखना चाहिए। तो बेहद महत्वपूर्ण है अमित शाह का कौशांबी और आजमगढ़ का दौरा। और कौशांबी महोत्सव का 2 दिन तक चलने वाला कौशांबी महोत्सव है, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं है, एक परिवार की तानाशाही खतरे में है, परिवारों की तानाशाही खतरे में है। और ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। भैया लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आपका परिवार खतरे में है। जनता नहीं चाहती है
आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। आइडिया ऑफ इंडिया नहीं, आइडिया ऑफ डायनेस्टी, आपका परिवारवाद की राजनीति खतरे में है। और भारत की डेमोक्रेसी नहीं, भारत का लोकतंत्र नहीं, आपके परिवार की ऑटोक्रेसी खतरे में है। आपने इस देश के लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के 3 नासुरों से घेर कर रखा था। मोदी जी ने जातिवाद भी समाप्त करा। सपा बसपा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते। उन्होंने परिवारवादी पार्टियों को भी हराया और उन्होंने तुष्टीकरण को भी समाप्त किया और इसके कारण आप डरे हुए हो। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए अमित शाह के उत्तर प्रदेश के दौरे और उनका जो मिशन यूपी है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कौशाम्बी से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं आशुतोष शुक्ला। आशुतोष, आप किस तरह से इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत को आंकेंगे और खास तौर पर जो मिशन यूपी की शुरुआत अगर कहा जाए अमित शाह ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से की है। पिछला बार भी 2019 में आपको याद होगा कि उन्होंने जो 2024 के मिशन की शुरुआत थी वो भी उत्तर प्रदेश से ही की थी और इस बार फिर से सारा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। देखिए, उत्तर प्रदेश असीम जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी बन चुका है और यहां से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, तो बहुत लाजमी है कि कोई भी राजनीतिक दल जो है अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत या अपने अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश से जरूर करना चाहेगा। और ऐसा अमित शाह ने पिछली बार भी किया था और इस बार भी उन्होंने आगाज किया है इसी तरीके से। लेकिन अगर हम सियासी हलचल की बात करें तो इस वक्त जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपने किस अगर जातीय जनाधार में जो उनका वोट बैंक था उसको कैसे अपने साथ इंटैक्ट रखें, बचाए रखें, इसको लेकर के कहीं न कहीं जद्दोजहद है। आपने भी चर्चा की कि काशीराम की प्रतिमा पर जो है अखिलेश यादव ने अगर माल्यार्पण किया तो आज प्रतीकों में ही सही कौशाम्बी और आजमगढ़ की यात्रा करके और यहां से चुनावी शंखनाद करने का अमित शाह का सीधा सा मंतव्य है कि अगर कौशाम्बी के प्राचीन इतिहास को हम देखें जिसका उन्होंने भी अपने संबोधन में जिक्र किया तो ये बौद्धकालीन जो है महाजनपदों में शामिल थी, दलित राजनीति का एक केंद्र बिंदु रही है और यहाँ पर वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो भी दलित समुदाय से आते हैं और आजमगढ़ का इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सपा और बसपा दोनों के जनाधार को अपनी ओर जो है खींचा, निश्चित रूप से जो है दोनों में इस बात की जो है बेचैनी भी है और भारतीय जनता पार्टी उस जनाधार को और आगे ले जाने के लिए जरूर प्रयासरत रहे। जी अश्विन, एक बात और आपसे, यूपी की सियासत लगातार आप कवर भी करते रहे लंबे समय से, ये जो कौशाम्बी और आजमगढ़ है ये निशाना बीजेपी का यहीं पर क्यों, यहीं से इसकी शुरुआत, क्या खास बात है? देखिए असीम, बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आजमगढ़ की हम बात करते हैं तो आजमगढ़ मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है। वहां से अखिलेश यादव भी सांसद होकर के चुने। यादव वोटों की बहुत बड़ी तादाद है, पिछड़ा वर्ग की सीट मानी जाती है और समाजवादी पार्टी अधिकार पूर्वक आजमगढ़ को अपनी सीट बताती थी। लेकिन बीते उपचुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सपा को धराशायी करते हुए यह सीट जो है उनसे छीनी थी, अब भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस पिछड़े और दलित समुदाय को अपनी पार्टी के साथ जोड़े रखने के लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए, उसको लेकर के अमित शाह की रणनीति तैयार है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तैयार है और यह रणनीति कहीं न कहीं योगी मुख्यमंत्री के साथ मिल करके जिस तरह से कौशाम्बी में 600-650 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी गई है, आजमगढ़ में भी एक लंबी सौगात देने के लिए गृह मंत्री अब से थोड़ी देर बाद वहां पहुंचेंगे। तो यह एक जो है विकास और जो है जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की दोनों की एक मिलीजुली चाल है। अगर आज के भी कौशाम्बी के भाषण में आप जो है गृह मंत्री अमित शाह को सुने तो उन्होंने सामान्य बातचीत के बाद जो है सीधे कांग्रेस को निशाने पर लिया और निशाने पर लेने के साथ ही जिस तरह से परिवारवाद को की उन्होंने आलोचना की, जिस तरह से देश के बाहर जाकर के जो राहुल गांधी ने वक्तव्य दिया था उसकी आलोचना की और इसके साथ ही सीधे जो है अपने भाषण की शुरुआत ही उन्होंने लोगों से हाथ उठवा करके इस बात को लेकर के की कि 2024 में मोदी के लिए आप लोग वोट दे रहे हैं या नहीं। जनता ने एक बात और, जो परिवार की जो परिवार हामी जो भरवाने की जो है अमित शाह की
आशुतोष, जो जी। परिवार की बात उन्होंने कही, वो परिवार की बात शायद सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं थी, बल्कि परिवार का राज अगर देखा जाए तो वो इशारा अखिलेश यादव, तो वो कांग्रेस को ही, जबकि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जनाधार समाप्त है, कांग्रेस के पास संगठन नाम की चीज नहीं रह गई है, बावजूद उसके कांग्रेस जो है, कांग्रेस को बड़ा बताने की एक राजनीतिक चाल भी हो सकती है, कांग्रेस को निशाने पर रखने की एक राजनीतिक चाल हो सकती है, और इस राजनीतिक चाल के नफा नुकसान क्या होंगे, जो राजनीतिक गणतज्ञ हैं वो अपना समय समय पर उसके नफा नुकसान को देखते रहते हैं। लेकिन परिवारवाद की जब जब बात होगी तो उसमें अगर चाहे गांधी परिवार की बात होगी तो मुलायम सिंह का परिवार स्वतः आएगा, और इस तरह से जो भी परिवारवाद है उसको लेकर के चर्चा चलती ही रहेगी। जी, निश्चित तौर पर। और आशुतोष, आपने इसका सही विश्लेषण किया, और मैं आपको बताऊं कि स्टूडियो से मैं निखिल आपके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन आपके विचारों की तारतम्यता तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मेरे बीच में आपको ब्रेक नहीं किया। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आशुतोष, शुक्रिया। और अब बात करें कि देश हित में वाला एजेंडा है या फिर परिवार हित वाला एजेंडा है 2024 के, अगर मिशन की बात करें, क्योंकि तमाम सारे लोग ऐसे हैं जब वो परिवार को लेकर बात चलते हैं। अभी उत्तर प्रदेश की जो खबर हमने आपको दिखाई वो भी परिवार पर कहीं ना कहीं चोट की थी बीजेपी ने। पीएम मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दर्शन ने इन दिनों सियासत में एक नई बहस ला दी है। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बीजेपी में शामिल होकर यह साफ किया है कि परिवार हित से बड़ा देश हित है। बीजेपी के खिलाफ बहुसंख्यकवाद के नैरेटिव का जवाब पिछले महीने नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनी थी। तो क्या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के प्रयासों ने बहुसंख्यकवाद बनाम अल्पसंख्यकवाद के नैरेटिव को ध्वस्त किया है? जो एक नैरेटिव बनाया गया था उसको तोड़ा है। पिछले दिनों पद्मश्री से सम्मानित शाह रशीद अहमद कादरी ने देश में बीजेपी के खिलाफ चलाए जा रहे भ्रम पर सटीक टिप्पणी की है। बुजुर्ग कादरी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से भारत के इस महत्वपूर्ण पुरस्कार का इंतजार कर रहे थे। बीजेपी के राज में पुरस्कार मिलने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें गलत साबित किया है। उन्होंने सबका साथ और सबका विश्वास जीता है। उनको मिला पुरस्कार ये साबित करता है कि सबका साथ और सबका विश्वास कैसे जीता गया है। रशीद कादरी के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है कि बीजेपी ने कादरी से जानबूझकर यह बयान दिलाया है। यानी एक बार फिर कांग्रेस पार्टी जमीनी हकीकत को मानने को तैयार नहीं है कि दरअसल लोगों के मन में क्या है, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी। देश के 140 महान हस्तियों और अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को सरकार ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है। बिना भेदभाव के पद्म अवार्ड देने की रिवायत मोदी सरकार ने शुरू की है। और किस तरह से इसके पहले अवार्ड्स मिलते थे ये लोगों से लुका छिपा नहीं है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम वोट के लिए कादरी को पद्म सम्मान मिला है। तो क्या कांग्रेस उनकी जीवन भर की त्याग तपस्या को ठुकरा रही है? ये बात मान रही है कि उनके जमाने में अवार्ड सियासत की वजह से दिए जाते थे? ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि पार्टी में परिवारवाद के बढ़ते प्रभाव और आंतरिक लोकतंत्र खत्म किए जाने के बाद ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। एके एंटनी कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ के रूप में जाने जाते रहे, लेकिन उनके बेटे को मजबूरन पार्टी छोड़नी पड़ी है। वजह क्या रही? उन्हें लगता था कि पार्टी में अपनी बात रखने की कोई जगह नहीं है। 2014 में देश की बागडोर संभालने के साथ ही पीएम मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया था और सरकार ने धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन कांग्रेस सहित विपक्षी दल लगातार अल्पसंख्यक विरोधी होने का नैरेटिव बनाते रहे हैं और वजह लोगों के सामने है। पीएम मोदी के सामाजिक कल्याण और फ्लैगशिप स्कीम्स का फायदा समाज के हर तबके को मिला है, यह बात समझने की है। आंकड़े बताते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को इन जो योजनाएं हैं इनका सबसे ज्यादा फायदा मिला है, सबसे ज्यादा लाभ मिला है। लेकिन पीएम मोदी के विरोध में लेफ्ट लिबरल बुद्धिजीवियों और राजनीतिक दलों ने एक फेक नैरेटिव गढ़ा और ऐसे लोगों ने पीएम मोदी के मुस्लिम विरोधी होने की मनगढ़ंत कहानी से लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश की। लेकिन यह फेक नैरेटिव अब शायद
टूट रहा है, एक के बाद एक राज्य, न सिर्फ जो अल्पसंख्यक बहुल राज्य हैं, जहां पर क्रिश्चियंस की संख्या ज्यादा है, जहां पर दूसरे माइनॉरिटीज की संख्या ज्यादा है, वहां पर न सिर्फ बीजेपी को सफलता मिल रही है, बल्कि तमाम जो माइनॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं वो बीजेपी का रुख कर रहे हैं। और जो कादरी साहब ने कहा वो स्टेटमेंट भी हमें याद रखने की जरूरत है। फिलहाल कांग्रेस नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने भाजपा में शामिल होने पर खुशी जताई और कहा कि एक भारतीय युवा होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रधानमंत्री के राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण में अपना योगदान दूं, और परिवार नहीं देश पहले है, ये कहा एंटनी ने। आइए सुनने क्या कुछ उन्होंने पूरी बात कही। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा धर्म इस राष्ट्र के लिए काम करना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास हमारे देश को अगले 25 साल में एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है। एज अ यंग इंडिया represents vast majority of India, the biggest majority of India. I do think that it is my responsibility and duty to contribute towards the Prime Minister's vision of nation building and national integration. और आइए आपको सुनाते हैं कि पद्मश्री से सम्मानित शाह रशीद अहमद कादरी की प्रधानमंत्री से क्या बातचीत हुई। में 5 साल तक कोई खराब नहीं हुआ। उसके बाद में खामिश बढ़ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कहीं ये हमको नहीं दे, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुनिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को 12,000 का खर्चा आता था। प्रोफाइल जो है मेरा इतना मोटा प्रोफाइल है, कलर फोटोज है, उसके अंदर एक 50 कलर फोटोज है, उसके लिए बहुत खर्चा आता था। 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती, मगर मोदी जी मेरे ख्याल को गलत साबित करते हुए मुझे चुना और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये बात समझने की है कि कादरी साहब कह रहे हैं कि मोदी साहब ने उनको गलत साबित किया, क्योंकि ये ऐसा समझते थे कि पार्टी बीजेपी और नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यक विरोधी हैं, जो नैरेटिव गढ़ा गया था दरअसल ऐसा साबित नहीं हुआ, तो इसलिए उनको एक आश्चर्य भी हुआ। और साथ ही साथ जो अनिल एंटनी ने बात कही वो भी गौर करने लायक। नैरेटिव गढ़ा गया था जिसको शायद वक्त के साथ लोग स्वयं ध्वस्त कर रहे हैं, ऐसा कहेंगे आप? निखिल, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास का जो पीएम मोदी का एक स्लोगन ही नहीं, एक दर्शन रहा है। इस दर्शन को भले ही अपोजिशन में या खास करके कांग्रेस में उसको एक अलग तरीके से, अलग नैरेटिव से देखते, लेकिन आज जब उनको ये मिला है तो उनको ये साबित किया है उन सब चीज को, जो बात कह रहे थे, उनकी जो धारणा थी या उनको जो भ्रम फैलाया गया था उनके समाज में, वो लगभग उनके लिए सामने में वो गलत साबित हुआ है, वो सारी चीजें जो नैरेटिव, क्योंकि मुझे मिला है। अब ये कौन है कादरी साहब? आप ये देखिए, कर्नाटक के ये शिल्प गुरु माने जाते हैं। एक कला को वो आखिरी पीढ़ी है जो उसको जिंदा रखे हुए हैं और लगातार अपने जीवन के कम से कम 30 साल से लगातार उन्होंने इस कला को लेकर काम किया है। शिल्पकारी का इनका उत्कृष्ट काम है, देश विदेश में उनका नाम है। लेकिन प्रमोद तिवारी जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते के साथ ही वो कहना शुरू कर देते हैं कि मुसलमान है इसलिए इसको ये अवार्ड मिला है। अब ये समझिए कि ये सोच को इस व्यवस्था में इस पार्टी ने क्या अवार्ड देश ने अभी तक याद नहीं किया था। एक सिविलियन का आप समझ सकते हैं, पद्मा अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है जी। और आज इस देश में देखिए एक कॉमन मैन जो इस अवार्ड के लिए आते हैं और सामने में आते हैं, और जब हम उसको प्रेसिडेंट हाउस में जब देखते हैं उनके अवार्ड को लेके, तब हमें पता चलता है कि इनका कितना बड़ा योगदान है जी। और ऐसे आइकॉनिक लोगों को, जो लोगों को ढूंढ के लाया गया है, उनको सम्मानित किया गया है, तो कांग्रेस की पार्टी का इसके बारे में ये विचार है। दूसरी बात जो जी, और आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है, उन्होंने यही बात कही, एंटनी कह रहे थे कि इस परिवारवाद में यह समझना मुश्किल है कि आप अपनी बात कहां रखेंगे, आला कमान कौन है। और हर आदमी कहता है कि हमारा राजा बहुत बुद्धिमान है,
और उसको कोई बात बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें अनिल आज जो उन्होंने कहा है, किरण कुमार रेड्डी ने जो कहा है, वो बात वही बात गुलाम नबी आजाद ने कही थी, वही बात तो सारे लीडर जो कांग्रेस के साथ में 30-40 साल से रहे हैं और वो छोड़ रहे हैं, और छोड़ने के साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता सारे हमलावर हो जाते हैं और कहते हैं ये गद्दार है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो उनका पूरा सुख उठाया, और आज जैसे कांग्रेस संघर्ष कर रही है तो उसका साथ छोड़ रहे हैं। ये बात समझने की और चिंतन करने के बजाय अगर कांग्रेस हर बात को, कांग्रेस के लोग, अगर पार्टी के लोग बगैर विचार किए हुए, बगैर चिंतन किए हुए दूसरे पे आरोप लगाते हैं, जैसे अभी कादरी साहब पे लगाया, तो इसका मतलब साफ है कि जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का जो प्रयास चल रहा है, उसको झुठलाने के लिए वो अभी लगातार फेक नैरेटिव देते रहे। चलिए विजय कौशिक जी से जवाब ले लेते हैं इसका। विजय कौशिक जी, आपको लगता है कि अब ये जो फेक नैरेटिव था, ये जो सारा एक कहीं ना कहीं एक जो पूरी कहानी गढ़ी गई थी, अल्पसंख्यक के विरोधी है या इस तरह की चीजें, अब उससे ऊपर उठ करके सच्चाई को स्वीकार करने की, और सबसे खास बात आप देख रहे हैं कि कितने सारे आपके पार्टी के लोग छोड़ कर जा रहे हैं, और जो जा रहा है वो कह रहा है कि आत्मचिंतन की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप लोग उनको गद्दार ठहरा रहे हैं, लेकिन चिंतन नहीं कर रहे। निखिल भाई, हम तो शुरू से ही कहते रहे हैं कि जो मोदी सरकार है, जो ये दावा करती है वो हिंदुओं की परम रक्षक है, तो हमने ये दावा किया था कि ये परम रक्षक नहीं, परम भक्षक है। आज इनकी वजह से देश के करोड़ों हिंदू बेरोजगार हो गए हैं, महंगाई की मार से त्रस्त हैं, और कानून व्यवस्था से भी त्रस्त। वैसे ये हमारा विषय आज नहीं है, हम महंगाई बेरोजगारी पे कहाँ बात कर रहे हैं विजय जी? जी ना, मैं ये केवल कहना चाह रहा हूँ कि इनका असली चरित्र ही यही है। बात करते हैं हिंदुओं की और गले लगाएंगे मुसलमानों को, बात करेंगे हिंदू की लेकिन राशन डालेंगे मुसलमान के घर में। तो ये लोग जाति और धर्म के नाम पर कब हिंदू और मुसलमान को लड़वा दें, ये भी किसी को पता नहीं है। तो ये लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं। अभी जहां तक कादरी की बात थी, देश या दुनिया में कोई भी योग्य आदमी है, कभी इस बात को लेकर वो घर नहीं बैठ जाएगा कि भाई ये जो बीजेपी सरकार है ये उसे नहीं देगी। और जब उसकी एक ये नैरेटिव उसके दिमाग में था, फिर बीजेपी उसको कैच कर रही है। आप ये देखिए ना, वो खुद कह रहा है कि 12,000 रुपए लगते थे हर साल उसके, और अब मोदी सरकार आए हुए कितना समय हो गया, उसके बावजूद अब क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी अभी दिखाना चाहती है कि वो मुसलमानों की भी रक्षक है, वो मुसलमानों का भी भला करती है। यानी आप भी वही बात कह रहे हैं जो प्रमोद तिवारी कह रहे थे, जो एक पुरस्कार विजेता के जो भाव थे मन के, वो दरअसल भावों का उद्गार था, वो बड़ा स्वतः स्फूर्त था, जो प्रधानमंत्री के साथ में कन्वर्सेशन हमने आपको दिखाया। लेकिन उसके बाद अगर ये आप कह रहे हैं तो आप प्रमोद तिवारी की बात को डेटो कर रहे हैं। जी नहीं निखिल भाई, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, जिन मुलायम सिंह यादव को बीजेपी पानी पी कर कोसती थी और कहती थी कि ये वही व्यक्ति है जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और मरवा दिया, अब उनका नाम आपने देखा होगा कौन से पुरस्कार की श्रेणी में है। अब बीजेपी क्या कहेगी? यही तो असली लोकतंत्र है सर, यही तो असली लोकतंत्र है, यही तो असली लोकतंत्र है कि जब आप विरोधियों का भी सम्मान करें। और शायद यही आत्मचिंतन की जरूरत जो कांग्रेस को बताई जा रही है कि देखिए, विरोध करने के लिए विरोध मत करिए। फिलहाल शाजिया इल्मी को इस पूरी चर्चा से जोड़ते हैं। शाजिया, विरोध करने के लिए विरोध, जो सारा फेक नैरेटिव गढ़ा गया था, वो शायद अब आम जनता ने ही उसको तोड़ने की कोशिश की है, और जो इनकी पार्टी से भी जुड़े हुए लोग हैं वो शायद फ्रस्ट्रेट होकर के बाहर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि ये हमारी पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी, पीएम की अगुवाई में जिस तरह से लोगों को देखा जा रहा है, वो लोगों को बतौर नागरिक, बतौर इंसान समझा जा रहा है। ये हिंदू मुस्लिम के खाइयों में बांटने वाली पुरानी पार्टियां, और सिर्फ सेक्युलरिज्म को के नाम पर कम्युनलिज्म को परोसने वाली, या धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धार्मिक उन्माद को परोसने वाली पार्टियों की तरह नहीं है। और इसीलिए किसी भी लेवल पर जो भी सरकार की तरफ से सहूलतें हैं, सेवाएं हैं और स्कीम्स हैं, वो बराबर से पूरी तौर से, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो सीएम हो, डीएम हो, तहसीलदार हो, पटवारी हो, हर एक लेवल पर उसी तरह से हर एक नागरिक को के साथ उसका सम्मान होता है और वो लाभार्थी होता है अगर वो मुस्तहक है, यानी कि हकदार है जी। सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये कहीं ना कहीं क्योंकि सोच नहीं रही है, बहुत ही नहीं है जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी लेकर आए हैं, तो ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ना हमारे कांग्रेस के लोग,
जो अपने को सबसे ज्यादा सेक्युलर मानते हैं, या फिर आरजेडी हो, या फिर आम आदमी पार्टी हो, या फिर सपा हो, क्योंकि उनके लिए मुसलमान सिर्फ और सिर्फ वोट इकट्ठा करने की एक दुकान या एक बैंक था। मतलब मुसलमानों को आप रखिए इग्नोरेंस में, जहालत में, परेशानी में, दुश्वारी में, कोई सहूलियतें ना दें, पढ़ाई लिखाई तालीम की बात ना करें, आप उनको सिर्फ और सिर्फ कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारी रक्षा हम करेंगे, ये आप कहते रहें, और आप बार बार भाजपा और आरएसएस का डर उनको दिखाएं। पर आप देख रहे हैं आज जो मुसलमान जो सबसे पिछड़े हुए हैं, चाहे वो पसमानदा हो या आर्थिक तौर से पिछड़े हुए हो, वो देख रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ किया है आजादी के 75 साल से उनकी और उनकी पिछली पीढ़ी के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है। चाहे वो आवास योजना आप देखें, चाहे आप देखिए पढ़ाई लिखाई में उनके लिए वजीफे और स्कॉलरशिप, या फिर उनके लिए स्किल एनहांसिंग में और कौशल विकास के तौर पर आप देखिए किस तरह से उनके लिए उनको स्किल्स मुहैया की जा रही है ताकि वो एम्प्लॉयबल बने, यानी इस लायक हो कि वो उनको रोजगार मिले। तो जो भी पार्टी तालीम और रोजगार और डिग्निटी यानी कि इज्जत देगी ना, वो पार्टी की तरफ हर एक इंसान, मुसलमान क्या, मुसलमान हिंदू, और देखिए रमजान का वक्त है ये, तो किसी भी मुसलमान को इसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो और किसी को भी, क्योंकि ये वक्त सिर्फ भूखा प्यासे रहकर कुछ करने का नहीं है, रहने का नहीं है, बल्कि एक सच बोलने का भी वक्त। बिल्कुल शाजिया अलवी जी, आपने बड़ी बात कही है, सच बोलने का वक्त है, रमजान का पवित्र महीना है, और ऐसे में विजय कौशिक जी के पास एक बार फिर से आएंगे। विजय कौशिक जी, आपको लगता है कि अब जब इतने यथार्थ के धरातल पर आकर बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं यथार्थ को स्वीकार करने की जरूरत है, और ऐसे में अब जो फेक नैरेटिव का जो वक्त था वो गया, वो वक्त चला गया, अब कांग्रेस को सचमुच में इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए? देखिए, कांग्रेस कभी फेक नैरेटिव कभी क्रिएट नहीं करती। अगर क्रिएट करती तो भाजपा जो है जिस फेक नैरेटिव के दम पर देश की सत्ता पर राज कर रही है, देश की सत्ता में बनी हुई है, वो कभी ना आ पाती। कांग्रेस ने हमेशा जनता की भलाई के लिए, जातिवाद से ऊपर उठकर सर्वधर्म सद्भाव के लिए काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये जो दुष्प्रचार की राजनीति है, इसका मुकाबला कर पाने में हम विफल साबित हो रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फाइनेंस के साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी के पास बहुत बड़ी टीम है। 70 वर्षों तक आपने राज किया और उसके अपोजिशन में जनता ने उखाड़कर फेंका आपका शासन, इस बात को भी समझिए। तो आप ये कहें, अगर आप ये कहते हैं कि वो फेक नैरेटिव बीजेपी चला रही, तो आप कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं कि जनता बेवकूफ है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में कांग्रेस शासन 49 वर्ष रहा है, और जितनी तरक्की कांग्रेस सरकार के समय में हुई है उतनी किसी सरकार के समय में नहीं हुई। ये वो भाजपा सरकार है जो देश के संसाधनों को बेच कर खा रही है, जो जनता के साथ धोखा कर रही है, चाहे कभी रेलवे में बुजुर्गों की जो छूट है उसे खत्म करने का मामला हो, चाहे सिलेंडर के नाम पर जो सब्सिडी मिलती थी उसे 2 नंबरी रास्ते से गायब करने का मामला हो, चाहे पीएम केयर्स घोटाला हो। जनता ने हमेशा सरकार के हाथों बेवकूफ बनी है, चाहे वैक्सीन का मामला हो। अब दोबारा से वैक्सीन के मामले में कहां से ये आप इसको ले आए? आप मामले में एलपीजी तो सब्सिडी तो भाजपा सरकार ही लेकर आई है। बिल्कुल, मैं अब ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सारे इश्यूज आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस पे फिर से एक बार चर्चा हो जाएगी। चर्चा कर सकते हैं, हमारा जो ये चर्चा का विषय है दरअसल वो कहीं और चला जाएगा। फिर मैं शाजिया अलवी से कहूंगा, वो तुर्की आपकी इन सारी बातों का जवाब देंगी, लेकिन बावजूद उसके मैं ये कह रहा हूं कि ये वक्त बदल इस लिहाज से गया है कि अब जनता बहुत होशियार है, वो चीजों को समझ रही है, और यही वजह है कि एक के बाद एक राज्य में कहीं ना कहीं जिसको आप ये कहते थे कि जी बीजेपी अल्पसंख्यकों के बीच में पॉपुलर नहीं हो सकती, वहां पे वो मिथक तोड़ रहे हैं। फिलहाल मैं अपने संपादकीय सलाहकार के पास जाऊंगा। विनोद मिश्रा जी, आपको नहीं लगता है कि वक्त बदल गया है और ऐसे में राजनीतिक दलों को सोच बदलने की जरूरत है? देखिए निखिल, हम लोग जो इस चर्चा में अभी विजय कौशिक जी को सुन रहे थे, कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, लेकिन यही जो वक्त बदल गया है ये बात तो समझने के लिए तैयार नहीं है, या उनके पार्टी के आलाकमान तैयार नहीं है। जो किरण रेड्डी कह रहे थे कि ये राजा जो है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, वो दूसरे की बात नहीं सुनता है, वो लोगों की बात नहीं सुनता है, तो इनकी पार्टी लोगों की बात नहीं सुन रही है। ये बात के अब ये जो विजय कौशिक जी कह रहे थे वो शायद इस बात को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वो प्रमोद तिवारी के लाइन को टो कर रहे हैं या पार्टी का उनका स्टैंड है जो कादरी के बारे में कहा गया है।
अब सवाल ये है कि आज हम जो हमारा डिस्कशन है कि ये जो फेक नैरेटिव है बहुसंख्यकवाद अल्पसंख्यकवाद का, इस बात को तो जो जमीनी सच्चाई है इसको स्वीकार करने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों में कांग्रेस के कितने सालों तक राज रहा है ये बेहतर कौशिक जी जानते होंगे। लेकिन इसके बाद अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर क्रिश्चियन मेजोरिटी इलाके में बीजेपी सरकार बना रही है, गोवा में बीजेपी सरकार बना रही है, तो क्या इनका जो नैरेटिव रहा है बहुसंख्यकवाद बनाम अल्पसंख्यकवाद का, वो नारा जो था, वो जो इनका अपनी फिलॉसफी और नैरेटिव थी, वो ध्वस्त हुए हैं कि नहीं हुए हैं? अगर ये ध्वस्त नहीं हुए हैं तो फिर वो क्यों नहीं वहां पे वो सारे सीट जीत के आते थे? एक सीट मिली है इनको। तो ये इनके साथ साथ आप ये देखिए कि जिस वोट बैंक की बात वो कह रहे हैं ना, जिस वोट बैंक की बात वो कह रहे हैं, और अभी साजिया जी भी बता रहे थे कि कैसे एक तरह से सेकुलरिज्म के नाम पे और सेकुलर फिलोसफी के नाम पे एक वोट बैंक बनाया है। दरअसल मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं कि इससे आज के दौर में सबसे बड़ा बैंक जो है वो बेनिफिशियरी का है जी, वो सबसे बड़ा बैंक है। और वो बैंक इसलिए बीजेपी को वोट करती नजर आ रही है कि वो कि डायरेक्ट वो उसके लाभ में है, उनको डायरेक्ट फायदा मिल रहा है। लोग जो लाभार्थी हैं, एक्चुअल लाभार्थी हैं, उनको फायदा मिल रहा है, उनका जीवन बदल रहा है जी। तो ये जीवन बदलते हुए प्रभाव को हम लोग देख रहे हैं, हर क्षेत्र में देख रहे हैं। और इसको स्वीकार करने के बजाय अगर आज भी आप इस जिद पे हैं कि वोट बैंक की ही फॉर्मूला काम करेगा, तो शायद आप धोखा में हैं। जी जी बिल्कुल, इस सवाल का जवाब जी विजय कौशिक जी आप अपने जो भी आपके मन में वो बात तो कहिएगा ही, लेकिन ये बताइए आपको लगता है कि कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है कि ये सारे फेक नैरेटिव अभी तक आप उसको सीने से चिपकाए अभी भी घूम रहे हैं? निखिल भाई देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं पार्टी के कुछ सलाहकार या हमारे कुछ नेताओं की नीतियां उन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रही। उस तरीके से हम काम करके नहीं दिखा पा रहे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को दमखम दिखाना चाहिए था। आजादी से पहले की बात हो चाहे आजादी के बाद की बात हो, और आज का जो अगर हम देखें हम इसे 3 टुकड़ों में माने तो आज कहीं ना कहीं हम भाजपा ने जो नैरेटिव क्रिएट किया है उसमें उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप देखिए ना भाजपा की खूबी देखिए, भाजपा करती कुछ है कहती कुछ है, फिर भी देखिए चुनाव जीत रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं या तो ईवीएम है या उनके जुमले हैं जिनमें जनता फंस जाती है, या फिर उनकी मैनेजमेंट है या उनके जो वर्कर हैं। अब आपसे कहा ले जाऊं इस चर्चा को, काम कर रहे हैं। मैं शाजिया जी आ रहा हूं आपके पास। जी जी जल्दी आप खत्म करें। लेकिन भाई आप चर्चा को कहीं भी ले जाइए, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी में कुछ कमियां हैं, हमें हम स्वीकार करते हैं खुद। चलिए आपने कमी स्वीकार की, ये अच्छी बात है। चलिए ये आपने कमी स्वीकार की, अच्छी बात है। स्लिप ऑफ टंग रहा ये, शायद आपने स्वीकार किया कि पार्टी में कुछ सलाहकार ऐसे हैं जो कुछ गड़बड़ कर दे रहे हैं, कुछ पार्टी के नेता गड़बड़ कर दे रहे हैं। फिलहाल साजिया इल्मी और चलते चलते जो आपने ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दिया, इससे लगता है कि आप पूरा एक मील चल के वापस वहीं आकर खड़े हो गए जहां पर कांग्रेस पार्टी शुरू से अभी भी उसी पर आकर खड़ी है। शाजिया इल्मी, आपको लगता है कि ये जो पूरा नैरेटिव बदला है इसके पीछे कहीं ना कहीं एक जो सोच है, जो भारत की सोच है, वो बदली है? बिल्कुल, और मुझे लगता है पहली बार हुआ है। और देखिए हमारे जैसे कुछ लोग जो पत्रकार भी रहे हैं, जिन्होंने और पार्टियों पर भी नजर रखी है, उसके हिस्से भी रहे हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी जिसकी मैं फाउंडर रही हूं, ये मैंने देखा कि ये पार्टी है जो बाकायदा मुद्दों की और सिर्फ मुद्दों की बात करती है। अब देखिए नल की बात है, अगर हर घर जल की बात हो रही है, हर एक घर में नल हो जिसमें पानी मिले लोगों को, या हर बिजली की कनेक्टिविटी की बात हो, या उज्ज्वला योजना की बात हो, या मुद्रा योजना की बात हो, या फिर जनधन की स्कीमें हो, आप बताइए जब हर एक मुस्तहक यानी कि हकदार इंसान, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर उसको बराबरी से उसका हक दिलाया जाएगा तो सच्चा सेक्युलरिज्म क्या ये नहीं है? तो इस तरह की सोच पहली बार हमारी पब्लिक डिस्कोर्स में, सार्वजनिक जीवन में, हमारी जो भाषा ठीक है अलग अलग मजहबों और जातियों का है, लेकिन उसको कुछ अच्छा मिला है। और सरकार का यही काम है। सरकार का काम नहीं है कि वो बताती फिरे कि तुम हिंदू हो या तुम मुसलमान हो। सरकार का काम है जो किसी भी गरीब इंसान का घर बेहतर हो। जी 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 बिल्कुल, राजनीति को जी बिल्कुल उससे निजात मिले, और आम इंसान की और आम व्यक्ति की जो जीवन है वो उसमें बेहतरी हो। जी 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 बिल्कुल, और यही सरकार का काम है।
जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तहत निभाया है इस फर्ज को। जी जी बिल्कुल। और जिस जब हम कहते हैं कि राजनीति सेवा का माध्यम हो और परिवारवाद को बढ़ाने के लिए नहीं, लूट को बढ़ाने के लिए नहीं, तो सचमुच राजनीति अगर ढंग से की जाए तो उसके जरिए सेवा किस तरह से की जा सकती है ये देखा जा सकता है। और फिलहाल जो फेक नैरेटिव है उसको जनता ध्वस्त कर रही है। आप वक्त बदल रहा है और शायद इसको सभी को समझने की जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और इस चर्चा में जुड़ने के लिए। विनोद मिश्रा जी आपका, विजय कौशिक जी आपका और शाजिया आलमी जी आपका भी। तो ये थी चर्चा जहां पर फेक नैरेटिव को जनता समझ रही है और अब उस बदले हुए वक्त को जो हमारी सियासी दल है उनको भी समझने की जरूरत है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कर्नाटक की सियासत में किस तरह से बदलाव हो रहा है। तुम माँ तो नहीं हो, पर तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने मेरे बच्चे को रोगों से बचाया है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुमने हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाई है। तुम सिर्फ नल नहीं, हमारा बेहतर आज और कल हो। प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम बात करेंगे कि सच हो सकेगा आपके घर का सपना, क्योंकि ईएमआई जो है वो कम नहीं की गई है। और दरअसल ईएमआई अब बरकरार रहेगी क्योंकि जो रेपो रेट है उसको उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, वो अनचेंज रही है। हम आपको बता दें कि 6 झटकों के बाद थमी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार। रेपो रेट को आरबीआई ने 6.5% पर बरकरार रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए वित्त वर्ष 2023-24 की पहली मौद्रिक नीति में ग्राहकों को राहत दी है। केंद्रीय बैंक पिछले साल मई से लगातार रेपो रेट में 6 बार कुल 2.5% की वृद्धि कर चुका था, लेकिन इस बार वो रफ्तार थमी है। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने पर लोगों पर ईएमआई का बोझ नहीं बढ़ेगा, सीधे तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा पहुंचेगा। क्या कुछ फायदा होगा, क्या कुछ इसका असर होगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आरबीआई के इस फैसले से रियल एस्टेट उद्यमियों को संजीवनी मिलेगी और आम आदमी को भी इसका फायदा मिलेगा। इस फैसले से पिछले साल से रियल एस्टेट सेक्टर में आई तेजी को बरकरार रखने का मौका मिलेगा। लोगों के घर का सपना कारोबार में भी तेजी लाएगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। लोगों का जब घर का सपना पूरा होगा, कारोबार में तेजी आएगी, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मौद्रिक नीति में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को 6.4% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया। और नए वित्त वर्ष की इस पहली मौद्रिक नीति की खास बात यह है कि महंगाई के अनुमान में कमी की गई है और विकास दर के अनुमान में बढ़ोतरी की गई है। गांवों में ट्रैक्टर्स और दोपहिया वाहनों की बिक्री बढ़ रही है और शहरों में क्रेडिट कार्ड और गाड़ियों की बिक्री में बढ़त हुई है। तो किस विदेशी मुद्रा भंडार फिर से $524 अरब से बढ़कर $600 अरब तक पहुंच गया। साल 2020 से वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल का माहौल है, लेकिन भारतीय वित्तीय व्यवस्था में स्थिरता बरकरार है। देश का चालू खाता घाटा कम हो रहा है और अब 2022-23 की 3 तिमाही में जीडीपी के 2.7% पर है। तो चालू खाता घाटा भी कर हो रहा है। किस तरह से लगातार चीजें बदल रही हैं और किस तरह से स्थिरता आई है। और जब कहा जाता है कि भारत एक पूरी जो डामाडोल विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें एक शाइनिंग, एक ब्राइट स्पॉट की तरह से चमक रहा है, तो गलत नहीं होगा। हमारे संवाददाता शिशिर सेलार इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, कैसे समझना चाहिए जो लगातार 1 मई के बाद से जब ईएमआईज बढ़ रही थी, लोगों की रेपो रेट में बढ़ोतरी हो रही थी, उसके बाद इसको थामा गया है, इसको स्थिर रखा गया है और इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कितना असर जो हमारा रियल एस्टेट है उस पर आएगा? देखिए, इसके पहले अगर देखा जाए इस पूरे अगर रेपो रेट का अगर गणित देखना है तो उसको एक सिंपल तरीके से देखना चाहिए। रेपो रेट मतलब वो रेट जिस रेट पर जो है साधारण जो सभी बैंक है वो ब्याज देते हैं आरबीआई को, जो पैसा वो आरबीआई से लेते हैं उस पर वो ब्याज देते हैं आरबीआई को। और ऐसे में जब आरबीआई इन रेपो रेट के इंटरेस्ट में बढ़ोतरी करता है तो जाहिर सी बात है ये पैसे बैंक को देने होते हैं। हालांकि ये बैंक अपने जेब से पैसे देते नहीं है, तो इसमें अगर देखा जाए जो कंज्यूमर्स है उनकी तरफ जो है ये इंटरेस्ट रेट पास ऑन होता है। मतलब जो लोग लोन लेते हैं, फिर वो लोन किसी भी प्रकार का हो, फिर चाहे होम लोन हो, कार लोन हो
या फिर अन्य किसी पर्सनल लोन हो, तो उसमें हालांकि इसका असर दिखता है। और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही रेपो रेट आरबीआई बढ़ाता है तो उसका सीधा असर जो है इंटरेस्ट रेट पर दिखाई देता है। मतलब आम आदमी जो लोन लेता है उस लोन के इंटरेस्ट पर दिखाई देता है, वो लोन बढ़ जाता है। इस वक्त अगर देखा जाए आरबीआई ने जो देखा रेपो रेट अनचेंज है, मतलब स्थायी रखा है, इसका असर अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है जो बैंक है उनके जो इंटरेस्ट रेट होंगे वो तकरीबन सेम होंगे, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। ऐसे में लोगों के जेब में जो है जो पहले पैसे ज्यादा जाते थे ईएमआई के लिए, अब वो थोड़ा कम जाएंगे, तो थोड़ा खर्चा करने के लिए, स्पेंडिंग करने के लिए मौका ज्यादा मिलेगा, थोड़ा रूम मिलेगा, इससे एक्सपेंडिचर भी है वो बढ़ सकता है। ऐसे में जो ग्रोथ है वो भी बढ़ सकती है, तो एक विन विन सिचुएशन होगा आम लोगों के लिए भी और अगर देखा जाए सरकार के लिए भी। लेकिन पिछले साल से अब तक का गणित अगर देखा जाए तो निखिल, पिछले एक साल में तकरीबन 11 महीने में, जैसे आपने कहा, ये तकरीबन 250 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी इसमें हुई है। तो ऐसे में जो होम बायर्स थे, हालांकि उनकी जेब पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ा था, इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा बढ़े थे। आज की मौजूदा परिस्थिति में अगर देखा जाए तो बैंकिंग रेट अगर देखा जाए, इंटरेस्ट रेट देखा जाए, फिर चाहे वो सरकारी बैंक या फिर हम प्राइवेट बैंक की बात करें, तो तकरीबन 7 से लेके 7.5% के बीच में इंटरेस्ट रेट है। औसतन अगर एक आंकड़ा देखा जाए तो इसके बीच में ये औसतन अगर देखा जाए तो रेट होगा आम इंसान के लिए। तो ऐसे में जब आरबीआई अगर रेट नहीं बढ़ाती है, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाती है, तो लोन ज्यादा इंटेक होगा, लोग जो है वो लोन ज्यादा ले पाएंगे। इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण हालांकि जो स्पेंडिंग होगी वो भी ज्यादा हो पाएगी इसमें। तो ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर को ज्यादा बूम मिलेगा, कि पिछले 2 सालों में देखा जिस प्रकार से खास तौर पर जो कोरोना का पीरियड था, इसमें रियल एस्टेट सेक्टर को सबसे बड़ी मार पड़ी थी। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स थे वो स्टॉल हो गए थे, कई प्रोजेक्ट्स को जो है फंडिंग न होने के कारण वो प्रोजेक्ट रोक दिए गए थे। हालांकि बैंकों में अभी भी देखा जाए तो लिक्विडिटी क्रंच था, लोग थोड़े स्केप्टिकल थे कि लोन ले या न ले, कोरोना के दौरान किस प्रकार की स्थिति आने वाले समय में होगी। हालांकि उसके बाद हमने देखा एक रिबाउंड देखा रियल एस्टेट सेक्टर में, लेकिन पिछले 1 साल से लगातार जो कि रेट की मार आम इंसान को थी, लोगों को थी, वो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे कि हर मौद्रिक नीति में अगर रेपो रेट बढ़ते हैं तो इससे सीधा असर जो है उनके कर्जों में पड़ता था। लेकिन अब जबकि रेट नहीं बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है खुशखबर जरूर होगी और इसका असर रियल एस्टेट सेक्टर में दिखाई देगा। रियल एस्टेट सेक्टर में जो इन्वेंटरीज है वो सोल्ड आउट होती यहाँ पे दिखाई देगी। लोग जो है इंटेक जो लोन का होगा वो यहाँ पर अगर हम कहें तो ज्यादा दिखाई देगा। और चूंकि आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि इस वक्त उन्होंने अगर देखा जाए तो एक पॉज लिया हुआ है रेपो रेट बढ़ाने के लिए। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अगला फैसला जो है लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो भारत की स्थिति अगर देखा जाए, डोमेस्टिक कंजम्पशन देखा जाए, भारत के बैंकों की स्थिति अगर देखी जाए तो ये काफी स्थिर है। तो ऐसे में भारत के अगर डोमेस्टिक हम बात करें तो काफी अच्छा इस वक्त इकोनॉमी है और इसका सीधा असर अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था और साथ साथ लोगों को होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इंटरनेशनल हम बात करें तो उसमें कई सारे चुनौतियां अभी भी भारत के सामने है। फिर चाहे फेडरल रिजर्व की बात करें, फिर जिस प्रकार से इंटरनेशनल बैंकिंग सेक्टर जो है वो पूरी तरह चरमरा गया, लेकिन भारतीय बैंकिंग सेक्टर आज भी मजबूत है। और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि जो लिक्विडिटी भारतीय बैंकिंग सेक्टर्स में है या फिर जिस प्रकार से साउंड स्थिति है भारतीय बैंकिंग सेक्टर की, इसको कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे जो भारतीय निवेशक और साथ ही साथ जो लोन जिन्होंने लिया है उनके लिए भी एक खुशखबर होगी। तो आने वाले समय में हालांकि अब जो कि इस वक्त लोन नहीं बढ़ा है और अगर स्थिति सुधरी तो शायद कुछ अच्छी खबर भी आने वाले समय और मिल सकती है। जी, निश्चित तौर पर। तो आपने एक ही प्रश्न में सारे विस्तार दे दिया। दरअसल मैं आपसे एक और छोटी सी बात जानना चाहता हूं कि जिस तरह से कृषि की जो व्यवस्था है वो क्योंकि रबी की फसल बेहतर होने जा रही है, ये अनुमान लगाया गया है। जो सर्विस सेक्टर है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अब बात आती है हमारे बैंकों की, कितना ये जो सारे जो हमारे बेहतर परफॉर्मेंसेज हैं वो कहीं ना कहीं बैंकिंग को बूस्टअप देंगे? किस तरह से देखते हैं आप इसको, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा। बिल्कुल, देखिए हालांकि ये अगर देखा जाए जिस प्रकार से आरबीआई ने जो स्टेप्स लिया है वो एक प्रकार के बैंकिंग सेक्टर्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें जिस प्रकार से मैंने कहा कि इस वक्त हालांकि रेपो रेट नहीं बढ़ा है, जिस प्रकार से रेट होम लोन हो या फिर पर्सनल लोन की हम बात करें, ये रेट्स जो अनचेंज रहेंगे तो ऐसे में जो लोग हैं जिनको लोन लेना है, जिनको क्रेडिट लेना है, वो ले पाएंगे मौजूदा स्थिति में, तो उस पर कोई असर नहीं होगा। साथ ही साथ जो लोन बायर्स है जिसको ऑलरेडी जिन्होंने लोन लिया हुआ है, ऐसे स्थिति में उनका जो अगर देखा जाए ईएमआई का जो रेगुलर गणित है वो भी इससे साधा जाएगा। तो ऐसे में बैंकिंग में पूरी सेक्टर्स में जो है लिक्विडिटी जो है यहाँ पर दिखाई देती है हमें कि वो तरलता रहेगी यहाँ पर। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कि भारत की बात करें, हालांकि बजट अभी हुआ है लेकिन बजट में भी ये प्रावधान किया गया, कैपेक्स को बढ़ाया गया। सीधा बात है, तो ऐसे में कैपेक्स बढ़ाने से बात है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो ऐसे में डिमांड भी ज्यादा होगी। तो ये सभी चीजें जो है बैंकिंग अर्थव्यवस्था पे भी जो है असर डालती है, क्योंकि बैंकिंग इस वक्त अगर देखा जाए तो क्रेडिट ऑफ टेक बैंकिंग का काफी अच्छा है, खासतौर पर भारत की बात करें। दूसरी बात
बात अगर हम करें जिस प्रकार से इस वक्त स्थिति है, फिर एनपीएस की हम बात करें, जो बैंकिंग, जो हालांकि लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि एनपीए का क्या होगा, लेकिन इस वक्त अगर जिस प्रकार से प्रावधान सरकार ने उठाया और बैंकों ने उठाया है, तो ऐसे में जो एनपीएस है वो भी कंट्रोल करने की कोशिश इस वक्त बैंकिंग सेक्टर कर रहा है। तो इन सभी मुद्दों को अगर देखें तो इस वक्त इंडियन बैंकिंग सेक्टर इस वक्त जिस बोर्ड पर है जो काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस प्रकार से इंटरनेशनल बैंकिंग सेक्टर्स है, जैसे हम यूरोपियन बैंक्स की हम कुछ बात करें, स्विस बैंक की हम कुछ बात करें, जिस प्रकार से उन्होंने ऑपरेशन बंद कर दिए, कुछ बैंक इस वक्त अगर देखा जाए बेहद कर्जे में है। हालांकि ऐसी स्थिति भारतीय बैंकों की नहीं है, और इस प्रकार से जब आरबीआई ने यह फैसला लिया है तो उसका सीधा असर बैंकों को भी होगा। क्रेडिट ऑफटेक ज्यादा होगा, लोन ज्यादा जो है मार्केट में दिया जाएगा, तो इससे बैंक में लिक्विडिटी का जो एक क्राइसिस होता है या फिर लिक्विडिटी की कमी जो मौजूद हम कहते हैं कि हो सकती है, हालांकि इस समय में इस प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर सेफ एंड साउंड दिखाई देगा। जी, निश्चित तौर पर सेफ एंड साउंड दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शिशिर सलाम। और यहां से अब बात करेंगे कर्नाटक के सियासत की। कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं और मुद्दों को लेकर के संघर्ष जारी है, और क्या कुछ किस तरह से जो संघर्ष है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब डबल इंजन की सरकार की बात बीजेपी करती है तो दूसरे दल जो है उनको भी मुद्दे ढूंढने की जरूरत पड़ती है। कर्नाटक असेंबली चुनाव के बीच दक्षिण भारत में कांग्रेस की सियासत को एक और झटका लगा है। क्या झटका है? झटका यह है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है। किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस के न सिर्फ मुख्यमंत्री थे, एक बड़े कद्दावर नेता थे। पार्टी के नेताओं के बीच आला कमान की मुखालफत के बीच कर्नाटक कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को आगाह किया है कि वो पीएम मोदी और हिंदुत्व की आलोचना से बचे। यानी स्थानीय नेता ये मान रहे हैं कि नेतृत्व जमीनी हकीकत से कोसों दूर है और वे दिल्ली की सियासत को कर्नाटक में भी तरजीह देते हैं। पार्टी यूनिट ने उन्हें अडानी मामले को लेकर भी सचेत किया है। ये विशेष बात है। पार्टी कह रही है कि अडानी मामले को लेकर के सचेत रहे। राज्य की कांग्रेस इकाई का मानना है कि उनका लक्ष्य बीजेपी की राज्य सरकार की विफलताओं और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाना है। राज्य में त्रिकोणीय संघर्ष में फंसी कांग्रेस पार्टी हर हाल में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है, और इसके पीछे यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से फ्रीबी की ढेरों घोषणाएं की गई हैं, लेकिन विकास के मॉडल को लेकर उसके पास कोई आइडिया फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाए। और यही वजह है कि कांग्रेस की ताजा लिस्ट में दल बदलू नेताओं को ज्यादा तरजीह मिली है जो अपनी अपनी जीत सुनिश्चित कर सके और इस तरह से कहीं कहीं संख्या बल बढ़े। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी अपने लिए सुरक्षित सीट चाहते हैं। तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी अपने लिए सुरक्षित सीट की तलाश में है। बीजेपी के लिए चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रमुख स्टार प्रचारक हैं। जाहिर है कांग्रेस इस चुनाव को मोदी विरोध की सियासत से दूर रखना चाहती है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार की उपलब्धि चुनाव का मुख्य एजेंडा है, और इस एजेंडे की काट कांग्रेस खोजने में लगी हुई है। सवाल यह है कि शॉर्टकट की सियासत को तरजीह देते हुए राजनीतिक दल अपनी जीत पक्का करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि शॉर्टकट की सियासत दे दें और फ्री बीज के जरिए किसी तरह से उनको जीत मिल जाए, लेकिन क्या विकास की नई रफ्तार को वो चुनौती दे पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेंगलुरु से हमारी संवाददाता आयशा खानम जुड़ रही हैं। आयशा, चुनाव शबाब पर है और ऐसे में मुद्दों की तलाश जारी है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बड़ा फूक फूक कर कदम रख रही है। उसको लग रहा है कि अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की गई है तो ऐसे मुद्दे हमेशा बूमरैंग किए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये मुद्दे ढूंढने का भी वक्त है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा निखिल आपने। कांग्रेस ने जब जब ये कोशिश की है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करें, तो ये उन पर जो उनकी रणनीति रही है ये उन पर उल्टी पड़ी है। अब देखा गया कि हाल ही में जिस तरह से कोलार के भाषण को लेकर राहुल गांधी का जो मामला था और कोर्ट में ये केस चला और फिर उन्हें अपनी लोकसभा सदस्यता खोनी पड़ी। तो ऐसे में कांग्रेस ने सबक सीखा है और कांग्रेस का ये मानना है कि अब इस चुनाव में ये बेहतर होगा कि जो केंद्रीय नेता यहाँ पर प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं, जो चुनाव प्रचार होगा वो यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर रहे, स्थानीय मुद्दों तक सीमित रहे और इसको राहुल गांधी की ईगो इशू ना बनाया जाए, क्योंकि ये अगर राहुल गांधी को लेकर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना चाहेंगे कि उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई
और वगैरह वगैरह जो मामले लोकसभा तक सीमित है। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर ये चाहती है कि यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जाए, कि राज्य सरकार की विफलताएं जो उनकी नाकामियां हैं उसे सामने लाया जाए, और बेरोजगारी एक मुद्दा है उसको भी भुनाया जाए। तो ये तमाम चीजें कांग्रेस ने अपने कैंपेन का हिस्सा बनाई है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता इस बात को लेकर नाराज हैं कि इस मामले में कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाए, क्योंकि ये कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि ये एक व्यक्तिगत लड़ाई बने, मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल भी सामने आ रही है, क्योंकि फिलहाल अभी तक उनकी तीसरी लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है। कांग्रेस के अंदर बवाल है, कई बागी हैं, कई डिस्ट्रिक्ट्स में, कई जिलों में बागी सर उठाए हैं, और कई महिलाएं इस बात से नाराज हैं कि उन्हें कंसीडर नहीं किया गया। देखिए, कांग्रेस ने एक नारा दिया था, प्रियंका गांधी ने नारा दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने इस बात को शायद लागू नहीं किया। इसकी वजह से महिला जो है काफी नाराज है। तो अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि करीब 60 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, और कांग्रेस बीजेपी के कुछ नेताओं को फोन कर रही है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीजेपी के नेताओं को फोन कर रही है, कुछ नेता कांग्रेस के नेताओं को फोन करने में लगे हैं। तो 60 ऐसी सीटें हैं, मुख्यमंत्री बता रहे थे, कि जहां पर कांग्रेस के लिए उम्मीदवारों की जरूरत है। तो ऐसे में कांग्रेस अपनी मुश्किलों में फंसी हुई है। तो कांग्रेस नहीं चाहती कि इस चुनाव के दौरान प्रचार में कहीं अडानी जैसा मुद्दा लेकर, क्योंकि यहाँ पर लोग इस बात से वाकिफ हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी से लेकर कुछ हफ्ते पहले तक कर्नाटक में विकास की धाराओं पर विकास की धारा लेकर यहाँ पर पहुंचते रहे, और विकास का मुद्दा, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये नारा है बीजेपी का। इसके सामने कांग्रेस अगर इस मुद्दे को भटकाती है तो लोगों को एहसास हो जाएगा, जो बेनिफिशियरीज है उन्हें इस बात का एहसास होगा कि विकास के चलते कांग्रेस ये जो झूठ फैला रही है, उसके बल पर वो वोट देने से कतराएंगे। तो ऐसे में लोग कांग्रेस यही कोशिश कर रही है कि प्रचार जो हो वो सीमित रहे लोकल मुद्दों पर, यहाँ तक कि स्थानीय मुद्दों पर, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आधारित रहे, और इसमें कहीं भी राहुल गांधी अपना व्यक्तिगत मुद्दा ना बनाए। जी जी जी, एक बात आपने कहा कि अडानी के मुद्दे को लेकर के भी सचेत किया है कहीं ना कहीं जो लोकल यूनिट है उसने, और ये पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि जो लोकल यूनिट है वो राष्ट्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं एक तरह से उनको आगाह कर रहा है कि अगर आपको चुनाव जीतना है, अच्छा परफॉर्म करना है एटलीस्ट, तो अपने जो व्यक्तिगत मुद्दे हैं उसको बीच में मत लाइएगा, क्योंकि अगर जब दो व्यक्तित्व की बात आ जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, तो उसमें कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस के यहाँ के स्थानीय नेता जानते हैं कि ये एक आखिरी मौका है अपना गढ़ बचाने के लिए। कर्नाटका कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, और ये एक आखिरी मौका है। अगर यहाँ पर कांग्रेस फेल होती है तो जाहिर है जो बीजेपी का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, वो सही साबित हो जाएगा। तो कांग्रेस के स्थानीय नेता इस बात से वाकिफ है, और खासकर कांग्रेस की आलाकमान जो एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये उनका होम स्टेट है, और यहाँ पर अगर स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाता और सिर्फ राहुल गांधी की व्यक्तित्व और उनके पर्सनल मुद्दे यहाँ पर लोगों के सामने रखे जाएंगे, तो जाहिर है कांग्रेस को इसमें कहीं ना कहीं नाकामी हाथ लग सकती है। यही है कि कांग्रेस अपने नेताओं को सतर्क कर रही है कि कैंपेन जो होगा वो स्टेट लेवल के मुद्दों पर आधारित और सीमित रहे। जी, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आयशा खानम। और तो चलते चलते बात देश हित की। कुछ देर मोबाइल और इंटरनेट से दूर रहने की एक शानदार पहल सामने आई है। कर्नाटक के गांव की तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं, जहां सभी के लिए एक नियम बनाया गया है कि वो दिन भर में कुछ घंटों के लिए मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लेंगे और नियमित समय पर ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेंगे, या जो डिजिटल गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। डिजिटल डिटॉक्स का तरीका आप भी अपना सकते हैं। जरूरत है संकल्प शक्ति की और थोड़े से अनुशासन की। तो इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।